इंजन एरिया काफ़ी ख़राब पड़ा हुआ है और इसकी सफाई के लिए मुख्तलिफ़ डिग्रीसर भी मिलते हैं। लोग डीज़ल और डिटर्जेंट मिक्स करके भी डिग्रीसर खुद बना लेते हैं डिटर्जेंट के साथ भी। बट ये है कि एम ये है कि आपकी कनेक्टर्स के ऊपर या आपके वायरिंग से उसको बचाया जाए। स्प्रे बिल्कुल लाइट स्प्रे का प्रोसीजर भी किया जा सकता है या कपड़ा सोख करके हाथों के साथ, जब इंजन इतना ही खुला हुआ है तो आप ये क्लीनिंग इंजन बे की अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम वो करने जा रहे हैं और मेरा प्लान डिटर्जेंट के साथ है, उसी के साथ ही इसको क्लीन करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ हल्का सा क्लीनिंग होने के बाद इंजन की स्टेट है। बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, बट ये है कि अपॉर्चुनिटी देखते हुए कुछ ना कुछ इसको हमने बेहतर कर दिया। अभी हम थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा कार्ब क्लीनर के साथ इसको करने के बाद थोड़ा सा सोकिंग टाइम देंगे, फिर ब्रश के साथ इसको अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। अब ये तकरीबन साफ़ हो चुकी हुई है। अभी भी थोड़ा सा है इसमें काम, बट ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन निकला है। ये अब क्लीन होने के बाद मैसिव फ्लो सेंसर आपको अंदर सेंसर्स भी नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, और पहले ये फुल मिट्टी से हटा हुआ था। लाइकवाइज ये मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर है, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर मैप सेंसर है। तो ये भी अभी फुली क्लीन हो चुका हुआ है। ये इसमें इधर चेक कीजिएगा कि कितना इसके अंदर मक है। तो इसकी फर्दर क्लीनिंग होगी अभी। इनटेक को आप डिटर्जेंट के साथ भी धो सकते हैं और इसके अलावा इसमें कार्बोरेटर क्लीनर के साथ भी हो सकता है, या डीजल या पेट्रोल भी इसके साथ अच्छे तरीके से इसको करके किया जा सकता है। अभी हमने इसको सिर्फ डिटर्जेंट के साथ वो किया, कुछ टाइम सोक के लिए रखा है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर गंदा पानी इसके अंदर निकल रहा है, इसको मसला करेंगे। ये होंडा का पीसीबी वेल्व है ये वाला, और इसको बहुत ज़्यादा ओवरलुक किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। ये चूँकि ऑयल की क्रैंक केस की वेंटिलेशन कर रहा होता है, तो इसमें ऑयल काफ़ी आ जाता है। ऑयल की वजह से स्टक हो जाता है कभी, या अच्छा तरीके से फंक्शन नहीं करता, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इनटेक भी काफ़ी हद तक हमने साफ़ कर दी है और अभी पीसीबी वेल्व रिमूव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने पीसीबी सिस्टम के एक लेक्चर में बताई हुई थी कि होंडा के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जनरली जो गाड़ियाँ हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको जो पीसीबी वेल्व है वो यहाँ पे इस जगह पे मिलता है। बाज़ औक़ात कोरोला की गाड़ियों में यहाँ पे होता है, सुजुकी में यहाँ कहीं पे आ जाता है, करोला में जनरली इस जगह पे होता है, टॉप के ऊपर होता है। सिटी के अंदर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है और इनटेक के नीचे है, और एक्सेसिबल भी काफ़ी डिफरेंट है, और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है इंजन का, और उसकी वजह से होता ये है कि पीसीबी वेल्व जो अब आप उतारने लगते हैं तो ये टूट जाता है। गर्म होके इसके इर्द गिर्द एक रबर होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, बट ये है कि काफ़ी हीटअप जब ये होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो रबर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है और वहाँ पे प्लास्टिक बन जाता है। और जब भी आप इसको क्लीन करने के, सर्विस करने के लिए रिमूव करना चाहते हैं, अक्सर तो लोग खोलते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जिनको आइडिया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है वो सर्विस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये टूट जाता है। तो जब भी आप इस तरह का काम करने लगें तो मेक श्योर करें कि आपके पास पीसीबी वेल्व और उसका रबर का ग्रोमेट, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मैं थोड़ी देर में आपको जो इसकी रिप्लेसमेंट है वो भी चेक कराता हूँ। ये वो रबर ग्रोमेट है जो इससे निकला है, ये इस तरह से मटके की सूरत में होता है और इसके अंदर पीसीबी वाल ये इधर जाके स्पेस को फिल करता है। अगर आप देखें तो ये सूरत हाल होती है, काफ़ी बड़ा सुराख बन जाता है। ये ऑयल सिस्टम के क्रैंक केस के ऑयल सिस्टम की तरफ है और ये अंदर लगता है और इसके ऊपर पीसीबी वाल लगता है। अच्छा, इनकी रिमूवल के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, स्पेशल टूल्स हैं ये।
ये होज रिमूवल टूल है, बट इसमें भी काफ़ी काम आया है। ये भी मुख्तलिफ़ कामों में काफ़ी थोड़ा लेंथी है, और जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ये एक ब्रांड पीसीबी वेल्व है, और ये इसके ऊपर ग्राउमेट लगा हुआ है, और ये इसके अंदर अभी फ़िलहाल इंस्टॉल हुआ है। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इसमें होता ही है कि इसका मैंने जो लेक्चर है पीसीबी सिस्टम पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन, उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ इसका फंक्शन बताया है, और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते हुए इसका ग्राउमेट सबसे पहले हम लगाएंगे। ये अगर आप एक्जैक्टली देखेंगे, ये इसकी जगह है। ग्रोमेट इसका रबर है, और ये पुश फिट हो जाएगा इसके अंदर, और फिर इसके अंदर हम पीसीबी वेल्व को लगा देंगे। अब देखें बहुत अच्छे तरीके से ये लग चुका हुआ है, और अभी स्ट्रेट अवे इसके अंदर ये पुश हो जाएगा पीसीबी वेल्व। और इसकी मैं थोड़ा सा क्लीनिंग इंश्योर करूँगा, इसकी सर्विसिबिलिटी इंश्योर करूँगा, और फिर इसके बाद लगाते हैं। अब टाइम है स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल की इंस्पेक्शन का। इग्निशन कॉइल में हम देखते हैं कि इस बॉडी के ऊपर किसी किस्म की करंट की लीकेज के निशान, कोई सुराख या क्रैक वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर वो होंगे तो आपका करंट लॉस होगा इंजन की बॉडी में, और स्पार्क प्लग तक कंप्लीट करंट नहीं पहुंचेगा। इसके बाद जो स्पार्क प्लग हैं उनकी इंस्पेक्शन करें। अगर इनमें कोई इशू डाउट भी होता है तो इट्स बेटर कि एक इलेक्ट्रिक का बहुत ही सिंपल इनलाइन टेस्टर होता है, उसके साथ इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है। और स्पार्क प्लग को देखेंगे। स्पार्क प्लग इनकी एक तो रेजिस्टेंस चेक करते हैं, दूसरा ये गैप चेक करते हैं, और सेकेंडली देखते हैं कि इस एरिया के ऊपर किसी किस्म का क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रैक है तो ये फारिग है। जनरली यहाँ पे येलोइश साइन देख के लोग कहते हैं कि ये पुराने हो गए, ख़राब हो गए। ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक टेस्टर भी है, उससे भी इसको टेस्ट करेंगे। बस वो टेस्टर बेसिकली आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि स्पार्क किस तरह का बन रहा है दो स्पार्क प्लग के दौरान। इसके अलावा वो स्पार्किंग होना या ना होना कंफर्म कर सकता है। बट जो अच्छा टेस्ट है वो ये है कि आप इसकी इस पॉइंट इलेक्ट्रोड जो इसका ग्राउंड काइंड ऑफ है, और इस टिप के ऊपर जो नीचे वाली साइड पे, इसके दरमियान में रेजिस्टेंस चारों जो 3 प्लग हैं, 3 सिलेंडर वाली गाड़ी है तो 3, 4 वाली है, जितने भी हैं उन सब की रेजिस्टेंस 19-20 के फ़र्क के साथ सेम होनी चाहिए। अगर आपस में कोई फ़र्क है तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है कि एक सिलेंडर में अच्छा स्पार्क हो रहा होगा, एक सिलेंडर में वो हल्का स्पार्क हो रहा होगा। तो इसकी सर्विसिंग करेंगे, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी करेंगे इस एरिया की, और गैप को चेक करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये 0.05 इंच का इनका गैप है, और ये हमारे पास मैक्सिमम 0.045 इंच की गेज है। इसको हम देखते हैं, ये इसको इधर से गुजर जाना चाहिए, और हल्का सा गैप थोड़ा सा इससे बड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम गैप हमारे पास 0.045 है, बट इन स्पार्क प्लग का जो इंटरनेट से आप स्पेक शीट यूज़ कर सकते हैं, और गेज की अगर इसकी गैप की एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो इनके साथ हम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से स्पार्क प्लग को क्लीन करेंगे अल्ट्रासोनिक के साथ। स्पार्क प्लग का फंक्शनल चेक और इसकी स्पार्क की क्वालिटी चेक करेंगे। अगर तो येलोइश होता है तो थोड़ा सा ख़राब होता है, डिम है। अगर आपस में इनके कंपैरिजन में किसी एक में फ़र्क है तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाला ख़राब है, इसका कम है स्पार्क। और ये आपको एक फेयर आइडिया दे देता है, और साथ में फंक्शनल चेक भी दे देता है। ये आरपीएम हम सिमुलेट कर रहे हैं, आरपीएम ज़्यादा पे। बिल्कुल वायलेट दे रहा है, स्पार्क इज प्रीटी गुड। अभी हम इंजेक्टर की अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे, और ऑलरेडी हम नाप के थ्रू इसको अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। टाइमिंग है 6 सेकंड।
सर्विसिंग कर ली हुई है, जिसमें हमने इनटेक मैनिफोल्ड के साथ मैप सेंसर है, इसकी गैस किट है और इसके पाइप्स हैं जो जाके इनटेक के अंदर इंजन ब्लॉक के साथ अटैच होते हैं और इस तरफ से इनटेक के साथ थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर ली है, पूरा एयर बॉक्स इसको क्लीन कर दिया है, एयर बॉक्स का पोर्शन है, मैप सेंसर को भी सर्विसिंग कर दी है और ऑक्सीजन सेंसर कॉइल्स को हमने चेक कर लिया, स्पार्क प्लग को चेक करके सर्विसिंग करके अभी हम वापस असेंबल करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सेट कर चुके हैं, अब इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हुई है, अभी हम इसकी इंस्पेक्शन भी करेंगे ताकि कोई लीक्स वगैरह हैं कूलेंट की या फ्यूल की या एयर की, उसको भी देखेंगे। मीनवाइल गाड़ी वार्म अप ही होगी। गाड़ी की ट्यूनिंग के बाद जब आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है तो उसके साथ साथ ट्यूनिंग में एक पार्ट हमेशा ये भी बनाया करें कि आप गाड़ी का कूलिंग सिस्टम सिर्फ बाहर से गाड़ी के वार्म अप और इनकी पाइपों की मदद से असेस करें कि गाड़ी का कूलिंग सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए जो रेडिएटर का ऊपर वाला पाइप और रेडिएटर का जो नीचे वाला पाइप है, इनको आप हाथ लगा के इनका टेम्परेचर वो करेंगे, अंदाज़ा करेंगे। आपको जो एक पाइप है उसका टेम्परेचर ठंडा मिलना चाहिए, इस पाइप का टेम्परेचर, और जो अंदर हीटर की हीटिंग कॉइल के लिए जो दो पाइप जा रहे हैं, ये वाले पाइप, ये आपको सेम टेम्परेचर पे बिल्डअप होने नज़र आते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इस पाइप का और इन दो का सेम आना चाहिए और दूसरी पाइप का इनिशियली ठंडा होना चाहिए और फिर बाद में जो रेडिएटर के नीचे से निकल रही है, और बाद में फिर जाके जब गाड़ी अच्छी तरीके से हीटअप हो जाती है तो ये फिर इसको इन चारों पाइपों को सेम टेम्परेचर पे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका कूलिंग सिस्टम जिसमें थर्मोस्टेट और आपका जो वाटर बॉडी इस तरफ होती है और थर्मोस्टेट इस तरफ होता है या इस तरफ होता है या इस तरफ होता है, कुछ गाड़ियों में यहाँ पे होता है, कुछ गाड़ियों पे इधर। तो वो थर्मोस्टेट आपका ठीक काम कर रहा है, आपकी वाटर बॉडी ठीक काम कर रही है, आपका जो कूलेंट है वो कंप्लीट इंजन के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तो ये आपका एक क्विक चेक है जो आप गाड़ी जब ट्यूनिंग कंप्लीट करने में फिर ठंडी होगी, ये ठंडी गाड़ी पे होता है। तो ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद वार्म अप करते हैं, हीटअप करते हैं और साथ में आप इसको मेजर करते रहते हैं। आरपीएम इसका फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि हमने थ्रॉटल बॉडी अभी रीलर्न कैलिब्रेट नहीं की, इसको हम कैलिब्रेट करेंगे स्कैनर के साथ। बहरहाल इसको पहले वार्म अप करना है और उसके बाद इसका फिर फुल रिस्पांस देखते हैं। आइडल रीलर्निंग हो चुकी हुई है और हमारे आइडल आरपीएम बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुके हुए हैं अब।